Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with a new chapter, Income from House Property. This chapter deals with taxation on rental incomes. Rental incomes may be from residential building or commercial buildings. अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. तो फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. होपफुली आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं. और अब हम सेकंड चैप्टर सीक्वेंस में बात करें तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसके बाद थर्ड चैप्टर होगा पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. देन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स पे होने वाली इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सेक्शन 22 to 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डील करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं एक कंसेप्ट देना चाहता हूं जो कि शुरुआत का पॉइंट है, और वो है एनुअल वैल्यू. आप सब जानते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है. जैसे सपोज आई एम ऑनर ऑफ ए फ्लैट एंड द फ्लैट इज हैविंग ए मार्केट वैल्यू ऑफ 2 करोड़. नाउ इस मार्केट वैल्यू ऑफ 2 करोड़ का क्या मतलब है कि सपोज somebody pays me 2 crore, then I am ready to transfer the possession and ownership of the flat to that person for his full life. जिसको भी वो फिर उसके बाद भी देना चाहे, even after that technically. तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू हो गई वो वैल्यू जिस पे मैं वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूंगा. आई विल ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन फॉर द होल लाइफ. एनुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे बंदे को 1 साल के लिए. एनुअल वैल्यू, वैल्यू फॉर 1 ईयर. पूरी लाइफ के लिए अगर मैं कोई चीज ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो एक तरह से सेल हो जाती है, मार्केट वैल्यू पे चीज बिकती है. और अगर मैं 1 साल के लिए उसको अगर मैं किसी को दे रहा हूं या 1 साल में कितना पैसा लूंगा इस चीज को हम तय करके, बेशक मैं पेमेंट मंथली बेसिस पे ले लूं, तो उस प्रोसेस को रेंट बोलते हैं, लीज बोल सकते हैं अगर लंबे समय के लिए 2-3 साल का अगर एग्रीमेंट हो तो. तो कहने का मतलब हो गया कि जब एक प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को दी जाती है बट नॉट एज सेल बट फॉर यूज, आमतौर पर एक्सक्लूसिव यूसेज दिया जाता है, फ्रीडम के साथ वो यूज की जाती है प्रॉपर्टी जो रेंट पे ली जाती है. और उसमें जो प्रॉपर्टी लेता है उसको टेनेंट, और जो देता है जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है उसको लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो वो जो अमाउंट रिसीव करता है उसको बोलते हैं रेंट. ऑब्वियसली जिसको ये मिल रहा है, द वन हु इज रिसीविंग दिस रेंट, ये उसके लिए इनकम है, एंड द वन हु इज पेइंग इट, ये उसके लिए एक एक्सपेंस है. अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको मोरलेस समझाया कि एनुअल वैल्यू क्या चीज है, ठीक है ना. तो जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है, हम हमेशा हर चीज नोटबुक में साथ साथ लिखते हुए चलते हैं. तो आपके पास बुक्स तो हैं ही, तो चलिए शुरू कीजिए और लिखना शुरू कीजिए. हेडिंग डालिए चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम सेक्शंस इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, कहां से कहां तक हम डील करने वाले हैं. सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1961. राइट. सबसे पहला हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू. तो एनुअल वैल्यू के बारे में आपको जैसा मैंने बताया, ये वो वैल्यू है जिस पे हम 1 साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे देने को तैयार है. वो बात अलग है कि एक बिल्डिंग की जो एनुअल वैल्यू होती है वो आमतौर पर तो एक्चुअल वैल्यू ही होती है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू, ARV, एक्चुअल रेंटल वैल्यू. लेकिन सम टाइम हम किसी भी रीजन से उसको हल्का सा अमाउंट कम या ज्यादा में भी दे सकते हैं, तो वो फिर एक्चुअल रेंट हो जाता है. तो अभी अगर हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं एनुअल वैल्यू की. तो एनुअल वैल्यू के बारे में लिखिएगा. एनुअल वैल्यू इज द एनुअल रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिल्डिंग. मैंने जानबूझ के इसको बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं दी है. प्रॉपर डेफिनेशन आप देखना चाहें तो वो बुक में अवेलेबल है. एग्जाम के अंदर इस बात के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपसे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू का डेफिनेशन या मीनिंग लिखवाया जाए. ये एक अभी समझ लीजिए कि चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो पहले बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो सबसे पहले ले रहे हैं एनुअल वैल्यू. तो एनुअल वैल्यू है वो अमाउंट जो एक बिल्डिंग कमा सकती है इन 1 ईयर. तो मैं अब एक एक वर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा आपको.
सो एनुअल वैल्यू इज द एनुअल रेंट अर्निंग। सबसे पहली बात यह है कि हम इनकम टैक्स में हर चीज एनुअल बेसिस पे लेके चलते हैं। तो ये चीज भी वही हो गई कि जो इनकम टैक्स का बेसिक रूल है दैट इनकम ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसी बेसिक रूल को हम लेके चल रहे हैं। तो एनुअल रेंटल वैल्यू यानी कि अगर रेंट क्वेश्चन में 10,000 पर मंथ है तो भी उसको हम एनुअल रेंट में कंपेयर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 1,20,000 एंड देन वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो कंसेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू में एनुअल वैल्यू इज द एनुअल रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। रेंट अर्निंग कैपेसिटी यानी कितना रेंट आ रहा है वो एक अलग फैक्टर है, और कितना रेंट बिल्डिंग कमा सकती है वो एक अलग बात है। तो फिलहाल जो एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट है वो बात कर रहा है अर्निंग कैपेसिटी की, कि एक बिल्डिंग एक साल में कितना किराया कमा सकती है। कितना एक्चुअली कमाया वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इररिलेवेंट है, वो भी रिलेवेंट है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में वो ये कि एक बिल्डिंग पूरे साल में कितना रेंट कमा सकती है, हाउ मच अ बिल्डिंग कैन अर्न बाय वे ऑफ रेंट इन 1 ईयर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है एनी स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। एक बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं रेजिडेंशियल फ्लैट की बात नहीं कर रहा, मैं घर की बात नहीं कर रहा। बिल्डिंग घर भी हो सकती है, बिल्डिंग ऑफिस भी हो सकती है, बिल्डिंग गोडाउन भी हो सकती है, बिल्डिंग फैक्ट्री भी हो सकती है, सिनेमा हॉल भी हो सकती है, लाइब्रेरी, स्कूल, म्यूजियम, nursing home, it can be any structure. If it is a building and if it is let out and if there is a rental income, then the chapter applicable is income from house property, right? मैं यहाँ पर ही एक clarification आपको लिखवा देता हूँ कि income by way of sale of properties, income by way of sale of buildings या land and buildings, income by way of sale of buildings is covered by capital gains रूटीन में, अनलेस कि वो एक रियल एस्टेट का बंदा हो। तो जो जैसे सपोज आई एम ऑनर ऑफ ए फ्लैट, अब वो फ्लैट अगर मैंने रेंट पे दिया हुआ है तो उसकी रेंटल इनकम आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो फिर जो इनकम होगी है वो भी इनकम फ्लैट से ही, बट दैट विल गो टू द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को एंड विल फोकस ओनली ऑन द रेंटल इनकम। सेल ऑफ एसेट्स के बारे में हम कैपिटल गेन के चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट्स को लेके। तो एनुअल वैल्यू क्या है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसके आगे दिया हुआ है स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये साफ साफ यहाँ दिया ही हुआ है, चलिए हम भी अपनी नोटबुक में इसको लिखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालिएगा स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कि टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम किस तरह से कैलकुलेट की जाए, उसके स्टेप्स आपने नोट करने हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको इतनी देर लगा के समझाई, क्या एनुअल वैल्यू, तो डेफिनेटली स्टेप 1 हमारा यही रहेगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करें। आप सबको मालूम है कि जो हम इनकम जनरेट करते हैं, कमाते हैं एक साल में, द ईयर लॉन्ग जो हम इनकम जनरेट करते हैं, द इनकम विच वी अर्न इन 1 ईयर, दैट इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, और उस पर जो टैक्स हम पे करते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं वो भी एक टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, और उस टैक्स को बोलते हैं हाउस टैक्स। दिस इज द पॉपुलर नेम। यूजली सभी इलाकों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और वो ये टैक्स कलेक्ट करती हैं। जैसे अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें तो इन दिल्ली वी हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आई एम श्योर इसी तरह से सभी सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जो हाउस टैक्स लेती हैं। हाउस टैक्स के बदले में वो फैसिलिटीज देती हैं, जैसे कुछ लोकल रोड्स बनाएंगी, सीवेज सिस्टम मेंटेन करेंगी, क्लीनिंग, और कई बार म्यूनिसिपैलिटीज के स्कूल्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। सो मेनी फैसिलिटीज दे प्रोवाइड, सो ऑब्वियसली दे चार्ज सम टैक्स। तो म्यूनिसिपैलिटी अपनी सर्विसेज के लिए प्रॉपर्टी ओनर से जो टैक्स चार्ज करती है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, और वो हर प्रॉपर्टी ओनर को देना होता है। तो ये जो एनुअल वैल्यू है इसमें से वो टैक्स माइनस होता है। तो जो टैक्स माइनस करने से पहले की फिगर है उसको बोल देते हैं एनुअल वैल्यू की जगह ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और जो वो टैक्स माइनस करके फिगर आती है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू।
तो अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ, या सिंपल मैं लिखूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं हाउस टैक्स, टेक्निकली नोन एज म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर, राइट। और उसके बाद फिर जो फिगर आती है ग्रॉस एनुअल में से हाउस टैक्स जितना भी पेड किया ऑनर ने वो माइनस करके फिर हम उस फिगर को बोल सकते हैं नेट एनुअल वैल्यू। यानी बात तो वही एनुअल वैल्यू की है, बट एक समझ लीजिए सिर्फ इतना फर्क हो गया कि जो है वो फिगर हो गई हमारी हाउस टैक्स से पहले की और एक हो गया हाउस टैक्स के बाद की। जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, रेंट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो 2 लाख है और मैंने 10,000 रुपये हाउस टैक्स पे किया है, तो 2 लाख हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया 10,000, तो उसके बाद जो फिगर बच गई हमारे पास वो हो गई एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू 90,000। मैंने आपको जब बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन की वीडियोस पढ़ाई थी, मतलब बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था वीडियोस में, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इनकम टैक्स में जो पैसा हमें रिसीव होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। उस पैसे को कमाने में हमारे जो भी खर्च हुए वो माइनस करते हैं। तो इसी तरह से एक लैंडलॉर्ड जो भी रेंटल इनकम जनरेट करता है वो इनकम उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल नहीं होती। उस इनकम में से उस रेंटल इनकम को जनरेट करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो उसका खर्चा है उसको भी माइनस किया जाता है। पुराने जमाने में जो इनकम टैक्स लॉ था उसमें ये सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पर कंसीडर किए जाते थे। अब इनकम टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो उस कोशिश में ये क्या किया गया है कि जो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, यानी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर या रेनोवेट करने के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट तो एक्चुअल बेसिस पे लिया है क्योंकि वो फिगर काफी हाई हो सकती है। बाकी के सारे खर्चे जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस पे डिडक्टिबल है। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया दे दिया इन्होंने 30% का, कि भाई जो भी एनएवी है उसका 30% माइनस कर लो। जैसे सपोज हमारी एनएवी आ रही है 1 लाख, मान लेते हैं एक सिंपल फिगर। तो एनएवी अगर 1 लाख है तो जितने भी खर्चे हैं प्रॉपर्टी के, इंटरेस्ट को छोड़ के, उन सब के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हुए हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप सेक्शन याद रख सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये डिडक्शन जो है ये सेक्शन 24 क्लॉज ए में अलाउड होती है, एंड इट इज सेक्शन 24 क्लॉज ए, इट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, एंड इट इज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। तो एक डिडक्शन तो इसमें से ये माइनस होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक होती है सेक्शन 24 क्लॉज बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसको और हमने माइनस करना है। जो भी हमने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बनाने के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। एंड फिर जो फिगर हमारी बचती है इसके बाद, दैट इज आर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फिर टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो देखा जाए तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले हमने निकाली है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी है। वैसे इसकी कंप्यूटेशन अभी सिखाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। उसमें से जितना भी हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ऑनर ने पे किया वो माइनस कर दिया। एनएवी, जो एनएवी आई उसका 30% स्टैंड डिडक्शन ले ली सारे खर्चों के लिए, चाहे फिर वो रिपेयर हो, इंश्योरेंस हो, कोई ग्राउंड रेंट हो, कोई लीज रेंट हो, कुछ भी, एनी एक्सपेंसेस, लैंड रेवेन्यूज, कोई भी खर्चे, बहुत तरह के खर्चे रहते हैं प्रॉपर्टी से कनेक्टेड। रिपेयर है, वाइट वॉश है ना, कोई प्लम्बरिंग एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे खर्चे रहते हैं जब एक प्रॉपर्टी को आप मेंटेन करते हैं। बट गवर्नमेंट उन सब खर्चों की डिटेल में नहीं जाना चाहती, बिकॉज एक तो इनके सबके बिल वैसे भी कच्चे ही होते हैं मोस्टली। इंडिया में इतना कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं जो रिपेयर आपके घर को कर रहा है वो आपको कोई प्रॉपर बिल दे दे या वाइट वॉश का प्रॉपर बिल दे दे। तो इसलिए गवर्नमेंट उनके खर्चों के ऊपर डिस्प्यूट भी नहीं क्रिएट करना चाह रही। बहुत एक सिंपल ईजी तरीका निकाल लिया कि भाई ऑन एन एवरेज 30% खर्चे जो हैं वो हो ही जाते हैं एक साल में, तो वो 30% आप वैसे ही क्लेम कर लो, हम मान के चलेंगे कि हो ही जाते हैं। अगर पहले साल में कम होंगे तो किसी साल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल बेसिस को इग्नोर ही करके चल रहे हैं और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो क्लेम कर रहे हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जैसे मैंने कहा, वो लोन पे डिपेंड करता है। माने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कई आदमी तो 60 लाख का लोन लेते हैं, 80 लाख का लोन लेते हैं, कई सिर्फ 10-20 लाख रुपए का सपोर्ट में लोन लेते हैं। तो ये फिगर कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसको फिर स्टैंडर्ड बेसिस पे नहीं लिया जा सकता था।
तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है वो एक्चुअल बेसिस पर डिडक्टिबल है। और बस आ गया फाइनली आंसर माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज स्टेप्स। और इतना ही है, इसके ऊपर अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो विल गेट अ बेटर इलस्ट्रेशन, राइट। तो जीएवी मैंने बताया आपको, ये बेसिकली एनुअल रेंटल वैल्यू है, हाउस टैक्स माइनस करना है, स्टैंडर्ड बेसिस पे 30% स्टैंड डिडक्शन है एंड इंटरेस्ट हमने माइनस करना है, ठीक है। चलिए अब आपको जो बुक दी गई है 1100 पेजेस की मोटी सी बुक है और दुनिया भर के इसके अंदर जो है क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस अनसॉल्व हैं, अनसॉल्व तो खैर सॉरी कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व है, बट दो तरह के क्वेश्चन आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में देखेंगे। एक क्वेश्चंस जिनके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा और एक जिनके ब्रैकेट में होमवर्क क्वेश्चंस लिखा है। तो अब ये वैसे तो क्लास एक फेस टू फेस बैच के हिसाब से कल्चर होता है होमवर्क क्वेश्चन, बट आप तो पढ़ी शायद वीडियोस के थ्रू घर में रहे हैं, बट फिर भी होमवर्क क्वेश्चंस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस हैं, वो सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे मैं 4.1 कराऊंगा तो 4.2 जो है इसी के साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है जो कि होमवर्क क्वेश्चन मीन्स डू इट योरसेल्फ। फिर भी कोई डाउट है तो आप ऑलवेज मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, अपनी बुक ओपन कीजिए एंड विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4.1, राइट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सेंटर में हम लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर CQ 4.1. The question says, Mr. NG is owner of a flat in Delhi. Fine. It is let out at the rate of 7,000 per month to a bank officer. Municipal tax paid by Mr. NG, owner ने जो municipal tax pay किया that's rupees 4,000. Interest paid during the year for a loan to purchase a house is rupees 20,000. Housing loan का interest दिया है 20,000. In addition, incurred the following expenses: insurance पे 600 रुपए, repair पे 4,000 and ground rent पे 300. You have to compute the taxable income from house property. देखिए सबसे पहले तो मैं इसका नोट लिख लूंगा। इसमें मैं लिखूंगा कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस, क्वेश्चन में दिए ना ये, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड ग्राउंड रेंट is to be ignored, है ना, हमने पढ़ा था these are covered by standard deduction. These are covered by standard deduction at the rate of 30% of NAV. नेट एनुअल वैल्यू का जो 30% है वो हमें डिडक्शन के फॉर्म में मिलेगी, बट ये हमारा खर्चा डिडक्टिबल नहीं है ना। तो जो 600 रुपीज़ इंश्योरेंस के दिए हैं, रिपेयर के 4,000 दिए हैं, ग्राउंड रेंट 300 दिया है, ये फिगर नहीं भी दी होती तो भी 30% स्टैंड डिडक्शन मिलना था। ये फिगर दी है तब भी मिलेगा, ये फिगर्स और ज़्यादा होती तब भी 30% ही मिलता। मीन्स एक्चुअल एक्सपेंसेस आर टू बी इग्नोर्ड, ओनली इंटरेस्ट की फिगर रेलेवेंट होती है, बाकी हमें इग्नोर करना है। अब इस क्वेश्चन में बताया गया कि रेंट 7,000 पर मंथ है। अभी मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन नहीं सिखाई है, तो फिलहाल आप ये मान के चलें कि जो सिंपल रेंट दिया है उसी को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस रेंटल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। सो 7,000 पर मंथ हमारी फिगर है, तो इसके हिसाब से ये फिगर हो गई हमारी 84,000, राइट। इसमें से जैसा मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, जितना मकान मालिक ने हाउस टैक्स पे किया है वो माइनस हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन बता रहा है 4,000 रुपये है जी। तो ये हमने माइनस कर दिया, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर, और इसको माइनस करके हमारी आ गई नेट एनुअल वैल्यू। ये अभी आप पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको हाथ चलने लगेगा। जीएवी एनएवी इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 7,012 दैट्स 84,000, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर, एंड सो वी आर रीचिंग एट ए फिगर ऑफ रुपीज 4,000 जो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है। तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ रही है दैट इज रुपीज 80,000। अब खर्चे जो इसमें दिए हुए मैंने आपको पहले कहा था, हम वो स्टैंडर्ड बेसिस पे लेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, करेक्ट। तो ये 30% हो गया 80,000 का 24,000, राइट। और इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जितना भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो हम माइनस करेंगे।
अगर हो सकेगा बेटर तो आप यहाँ पर सेक्शंस भी कोट कर दीजिए। ये सेक्शन हो गया 24 क्लॉज ए, ठीक है, और ये सेक्शन हो गया आपका सेक्शन 24 क्लॉज बी। इसको अपने स्टाइल से मत लिखना, बी कैप्स में लिख दो, साइड में लिख दो, बड़ा कर दो, कुछ नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही फोटो खींच लो इसके अपने दिमाग में, जैसे मैं सेक्शन कोट कर रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। सो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्वेश्चन में कहता है 20,000 रुपये है, तो ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों खर्चे माइनस हो चुके हैं। दो ही खर्चे अलाउड होते हैं, पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मैंने हाउस टैक्स माइनस किया, फिर एनएवी का 30% मैंने माइनस किया एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 20,000 माइनस किया। तो अब ये फिगर आ रही है मेरे पास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज द फाइनल फिगर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, 80,000। इसमें से मैंने माइनस किया 24,000 और मैंने माइनस किया 20,000, इट इज़ कमिंग टू रुपीज़ 36,000। सो दिस इज माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IFHP। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए कंसेप्ट वाइज लेते हैं। और अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज समथिंग सम डिटेल मोर अबाउट द डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स। मैंने अभी आपको बताया कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर इज डिडक्टिबल। अब इसका मतलब दो बातें इसमें निकल के आ गई। तो पेड, अगर पे है तो माइनस होगा, सिर्फ आपके घर में बिल आया, बिल के बेसिस पे डिडक्ट नहीं होगा, रिसीट के बेसिस पे डिडक्ट होगा। यानी कि हाउस टैक्स जो पूरे साल का बनता है वो आप पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं पे करोगे, आउटस्टैंडिंग रहेगा, ड्यू रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरी बात मैं बार बार बोल रहा हूं, डिडक्शन इज बाय व्हेन इट इज पेड बाय ऑनर। इसका मतलब अगर टेनेंट बियर करेगा, वैसे तो आमतौर पर इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, उसी को पे करना चाहिए, बट सपोज इस तरह से एडजस्टमेंट की हुई है कि म्यूनिसिपल टैक्स इज बीइंग पेड बाय द ऑनर, सॉरी इज बाय द टेनेंट, इफ द क्वेश्चन सेज सो कि दैट म्यूनिसिपल टैक्स इज बीइंग पेड बाय टेनेंट, तो ठीक है, फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज इनकम टैक्स तो ऑनर पे लग रहा है ना, हाउस टैक्स उसने दिया ही नहीं, उसका खर्चा ही नहीं है। जब उसने हाउस टैक्स दिया ही नहीं तो फिर उसको डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। सो ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स इज डिडक्टिबल ऑन पेमेंट बेसिस, यानी जितना अमाउंट करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, जो अमाउंट नहीं पे किया, जो आउटस्टैंडिंग रह गया उसकी नहीं मिलेगी। और साथ में पे में भी अगर पेमेंट बाय टेनेंट है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। हाँ, पेमेंट पे आपने जितना भी अमाउंट करंट ईयर में पे किया है वो डिडक्शन के लिए मिल जाएगा, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर का एडवांस दे दिया हो, वट एवर अमाउंट इज पेड इन द करंट ईयर बाय वे ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज डिडक्टिबल। देर इज नो कंफ्यूजन, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। वो चीज एकदम क्लियर है कंसेप्चुअली कि जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स पेड है वो फुल्ली डिडक्टिबल है। अब मान लेते हैं किसी के एरियर्स बहुत ज्यादा हों और हाउस टैक्स जो है वो उसने पे किया नहीं बहुत साल से, और अभी सारा एक बार में पे किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि हाउस टैक्स पेड जीएवी से भी ज्यादा हो जाए? चांस तो कम है, बट चलो मान लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन कह दे तो क्या करना है। ऑब्वियसली फिर सारा ही माइनस होगा, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। सो इफ द म्यूनिसिपल टैक्स इज मोर देन जीएवी देन एनएवी विल बी नेगेटिव। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सपोज 1 लाख रुपए मान लेते हैं जीएवी है और हाउस टैक्स हमने इस साल पे किया 1,20,000, 1,20,000। सो ऑब्वियसली हमारी जो एनएवी हुई वो हो गई -20,000। जो एनएवी हुई दैट इज -20,000, राइट। अब सवाल ये उठता है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ाई थी उसका क्या होगा फिर? क्या माइनस एनएवी की भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है? द आंसर इज नो। इन दैट सिचुएशन योर स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी निल। ठीक है, तो काफ़ी जो है ज्ञान मिल चुका है आपको म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में। सो विल नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। सो हेडिंग डालिएगा डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स। लिखिएगा इट इज फुल्ली डिडक्टिबल, इट इज फुल्ली डिडक्टिबल ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस पे फुल्ली डिडक्टिबल है। इवन इफ हाउस टैक्स belongs to, even if house tax belongs to earlier year or is paid in advance, पिछले सालों का हो या अगले साल का, if it is paid in current
financial year, if it is paid in current financial year, then it is fully deductible. फिर तो इस पर डिडक्शन मिलनी है. That's it. सबसे पहला पॉइंट, that it is fully deductible on payment basis. ठीक है ना. सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया है वो पूरा डिडक्टिबल होगा. इसी से फिर ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है, इफ इट इज पेड बाय टेनेंट, क्योंकि बाय ऑनर है, फुली डिडक्टिबल बाय ऑनर है, ये बात मैंने यहाँ नहीं लिखी. इट इज फुली डिडक्टिबल पेमेंट बेसिस. फिर मैं यहाँ इसको प्रॉपरली लिखता हूँ. टू क्लेम डिडक्शन द अमाउंट शुड बी पेड बाय द ऑनर. To claim deduction, the amount should be paid by the owner. Full stop. If municipal tax is paid by tenant, then deduction is not available. फिर deduction नहीं मिल पाएगी. Then deduction is not available. Right? और आगे बढ़ेंगे. If municipal tax is more than GAV, then also full deduction is allowed. ऐसा नहीं कि उसको रोक देंगे. Then also full deduction is allowed and NAV shall be negative. उस सिचुएशन में NAV जो है वो हमारी हो जाएगी नेगेटिव. Right? So this is all about deduction of municipal tax. डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अमाउंट जो है वो पेड बाय ऑनर हो, और अगर ये मोर देन GAV है, इन दैट सिचुएशन द NAV शैल बी नेगेटिव. उस सिचुएशन में फिर हमारी NAV जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. दिस इज डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स. आई होप पॉइंट क्लियर ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिपीट करने वाला है नहीं. इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं. एक और चीज़ है इसमें कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो क्वेश्चन में कई अलग अलग नामों से दिया हो सकता है. तो ये मैं आपको सिर्फ रीड करवा रहा हूँ. ये मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समटाइम ना अलग अलग नाम दिए होते हैं. हाउस टैक्स तो बड़ा पॉपुलर नाम है ही. वाटर टैक्स इसलिए कि कई बार जो है गवर्नमेंट जो है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही वाटर फैसिलिटीज़ भी कर देती है और उसके लिए टैक्स ही कलेक्ट कर लेती है. फायर टैक्स फायर फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन टैक्स, स्कविंजिंग टैक्स क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग, सीवेज सिस्टम के लिए, जनरल टैक्स, लोकल टैक्स. तो कई नाम होते हैं इसके. एक्चुअली इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कोई एक शहर तो है नहीं कि भाई वहाँ जो नाम है वही आपको पढ़ा दिया. इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इन ए यूनिफॉर्म वे. तो अलग अलग नाम होते हैं बट ट्रीटमेंट इज सेम. ऑल द टैक्सेस विच आर बीइंग कलेक्टेड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ द एरिया कलेक्टिवली कैन बी नोन एज म्यूनिसिपल टैक्स. और जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स है वो डिडक्टिबल है. मेन चीज़ ये है, इफ इट इज पेड बाय टेनेंट देन इट इज नॉट डिडक्टिबल, बट इफ इट इज पेड बाय ऑनर देन इट इज डिडक्टिबल. ठीक है. और ये एक्सीड भी कर सकता है GAV को, तो NAV नेगेटिव हो जाएगी. चलिए अब स्लाइड हिंट कर रही है कि हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4.3. तो आप अपनी प्लीज बुक्स ओपन कीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 4.3. खोलिएगा अपनी बुक्स को. 4.3. चलिए शुरू कर रहे हैं हम. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4.3. क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स इज ऑनर ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट एट द रेट ऑफ 3000 पर मंथ. ठीक है, 36,000 हो गया साल का GAV. इट्स एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स लायबिलिटी इज 4,000. नो प्रॉब्लम. कंप्यूट NAV इन फॉलोइंग assumptions. पहला, म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय द ओनर. दूसरा, म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट. और तीसरा, म्यूनिसिपल टैक्स इज आउटस्टैंडिंग. देखिए लॉ बड़ा सिंपल है. जितना अमाउंट ऑनर ने पे किया वो माइनस टेनेंट पे करेगा, माइनस नहीं होगा. आउटस्टैंडिंग पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो शुरू करते हैं. पॉइंट A, इसके बारे में लिख सकते हैं एज म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय ऑनर, it is fully deductible. Right? तो उस हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं एज म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर इट इज फुल्ली डिडक्टिबल. सो हमारी जो NAV आ गई इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांस नहीं एग्जाम में, तो एक वर्किंग वाली बात है. तो 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 36,000 इसका GAV हो गया.
और इसमें से हमारा जो 4,000 रुपये का हाउस टैक्स है वो उसने पे कर दिया। सो मेरी NAV आ रही है 32,000, राइट। बी पॉइंट में क्वेश्चन कहता है म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट। अब इस बारे में लिख सकते हैं एज म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट, the deduction is not available, the deduction is not available, इसकी डिडक्शन मिलनी नहीं है। सो हमारी जो NAV है वो हो जाएगी 36,000 और इसमें से डिडक्शन आपने जो है नहीं शो करनी है, नील। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, वैसे तो आप सब मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, कि अगर कोई डिडक्शन नहीं भी मिलनी तो उसको शो करना जरूरी है। आप ये ना करें कि क्वेश्चन के अंदर कर दें कि भाई म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन तो मिलनी नहीं, तो GAV इज इक्वल टू NAV इज इक्वल टू 36,000, ऐसे नहीं करना है। बाकायदा आपको शो करना है कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है पेड बाय टेनेंट है तो नील, और नीचे नोट आएगा एज द अमाउंट हैज बीन पेड बाय टेनेंट इट इज नॉट डिडक्टेबल। या आप इस तरह से भी पॉजिटिवली लिख सकते हैं कि डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली व्हेन द ओनर इज पेइंग द म्यूनिसिपल टैक्स। सो एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, प्रेजेंटेशन बहुत जो है वो सिस्टमैटिक होनी जरूरी है, तो उसके हिसाब से म्यूनिसिपल टैक्स का आपने किया क्या वो जरूरी है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में डिडक्टेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू होता है या आउटस्टैंडिंग होता है या पेड बाय टेनेंट होता है तो डिडक्शन नहीं मिलती, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उस चीज को भूल ही जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। कैलकुलेशन में माइनस नहीं करना, लेकिन आप उसको प्रेजेंटेशन में जरूर इंक्लूड करते हैं, राइट। चलिए सी पॉइंट लेंगे अब हम। इट इज सेइंग दैट इट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं किया। सो आप लिखेंगे एज म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट पेड while it is a payment deduction on payment basis only, as municipal tax is not paid, deduction is not available, deduction is not available, right। तो इसके अंदर भी फिर एक तरह से वही पॉइंट एप्लीकेबल हो गया जो यहां हमने पढ़ा, राइट। इसी को मैं यहां पर लिख सकता हूं दोबारा से, इसी को मैं यहां पर ले लेता हूं और 36,000 में से फिर ये म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन माइनस नहीं होगी और GAV और NAV सेम है। वो बात अलग है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि GAV NAV सेम आएगी, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। यानी कि अगर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता तो मैं इसको बाकायदा माइनस करूंगा, राइट। अब जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें है लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, आप देख रहे हैं 4,000। अगर सपोज इसमें भी बाय टेनेंट होता तो मैं बाकायदा यहाँ नील लिखता और फिगर इसी तरह से कंप्यूट होती हुई चलती। तो प्रेजेंटेशन के एंगल से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर हो या ना हो, ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। एक जो ओवरऑल क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना है उसमें ये स्टेप आएगा ही आएगा, ये मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू स्ट्रेस हियर, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो में भी हम इतना ही ले लेते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट हैं बस वही कवर कर पाया हूं, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट बताया। एनुअल वैल्यू क्या थी? द एनुअल रेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग कैन बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल, एक बिल्डिंग एक साल में कितना रेंट कमाएगी, दैट इज बेसिकली एनुअल वैल्यू। और फिर हमने जब स्टेप्स की बात की तो उसमें से हाउस टैक्स पेड बाय द ऑनर अभी हमने प्रैक्टिकली भी सीखा, वो माइनस करना है NAV। सारे खर्चों को इग्नोर करते हुए 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउड है और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक्चुअल बेसिस पे अलाउड है, राइट। फिर आ जाती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली देखा जाए तो बस ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हमने लिए हैं इस वीडियो में। अब GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट आई एम टेकिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।